गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। और देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था कि कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि दशमलव प्रसार क्या है और संख्याओं का योज्य प्रतिलोम, संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या, ये सब मैं आपको बताया हूँ। आज उसी नियमों के बेस्ड पर एक प्रश्नावली है। 1A तो हम लोग कुछ सवाल कर लिए थे, आज हम करेंगे 1B। कुछ सवाल मैं बता रहा हूं, जो आपको नहीं आए पूछ भी सकते हैं। तो प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1B में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पहला है निम्नलिखित, चलिए हम कर दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं प्रश्न। तो निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पहला पूर्णांक है -7, फिर है 0, फिर है 1 और -1, और दूसरा है -a+b। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि योगात्मक प्रतिलोम वह होता है जो इस संख्या में अगर हम किसी चीज को जोड़ दें, इसका मान क्या हो जाए, 0। तो मान लीजिए -7 में हम x जोड़ते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, यही योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 0 है माइनस उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस 0 और 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 7। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया 7। अब 0 का देखिए, 0 में क्या चीज जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो इसका मतलब 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 जोड़ने से 0 आ गया, इसका मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम स्वयं 0 है। 1 का देखिए, 1 है, अब 1 में क्या चीज जोड़ दें कि 0 हो जाए। तो देखिए, मान लीजिए x जोड़ते हैं तो यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ 0। अब x बराबर हो गया, इसको उधर ले जाइए, 0 -1, ये हो जाएगा -1। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब -a+b में मान लीजिए x जोड़ने पर इसका मान क्या होता है, 0। तो हम अब x बराबर जब निकालेंगे तो उधर जाएगा 0 + a+b, ये हो जाएगा +a+b। इस तरह से आप किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ है बच्चों, किसी भी पूर्णांक में वह कौन सा पूर्णांक जोड़ दें कि उसका योगफल 0 हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ -7 में मान लीजिए x जोड़ने पे इसका मान 0 हो गया। तो x की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि यही योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो x बराबर हमने निकाल लिया, जब -7 इधर आया तो प्लस हो गया, तो यही इसका क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। इसी तरह से सारे सवाल मैंने किए हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वितरण नियम से, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। वितरण नियम से, वितरण नियम भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वितरण नियम से इतना का मान बताना है। कैसे हम बताते हैं, पहले वितरण नियम ही जान लेते हैं। जैसे a × b + c, ये बराबर होता है a × b + b × a × c। अब इसी सूत्र का उपयोग करके हम जो है a का मान तो मुझे मालूम है, 15 रख देंगे। तो यहाँ हम रख देंगे 15 × b + c, मतलब जो संख्या है इसको हम योग में कर लें 32 को, तो आप कुछ भी संख्या बना सकते हैं। ऐसा नहीं है 30 + 2 ही बनाना है, 17 + 15 भी बन सकता है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं है। तो 30 + 2 मैंने लिख दिया। अब इसका मान क्या आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए कि इसका इसमें गुणा होगा। तो 15 × 30 + 15 × 2। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा, 15 × 3 = 45, 450 हो जाएगा, 15 × 2 = 30। अब इसको दोनों योग कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 480। तो इस तरह से हम वितरण नियम से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम वितरण नियम अच्छी तरह समझ सकते हैं, तभी हम एक प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो उसी नियम का मैंने यहाँ उपयोग करके इसका मान हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन पूर्णांकों का एक उदाहरण देखिए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है कि धन पूर्णांकों में योग पर वितरण नियम असत्य है। तो इस तरह से हमको लिखना है। पहले वितरण नियम योग का क्या है उसको लिखते हैं। जैसे ए धन बी धन सी बराबर हो गया ए धन बी धन ए धन सी। अगर यहाँ मैं इसके स्थान पर ले लूँ 3, इसके स्थान पर ले लूँ 4 और इसके स्थान पर ले लूँ 5, तो इसका मान क्या आता है? 4 5 9 और इधर आ जाएगा 9 और 3 12। अब इधर देखिए क्या आता है। इसका मान मैंने रख दिया 3 धन 4 और यहाँ हमने रख दिया 3 धन 5। तो ये आ गया क्या? 7 और ये आ गया क्या? 8। अब 8 और 7 क्या हो गया? 15 और इधर का पक्ष क्या है? 12। देखिए ये दोनों पक्ष अगर बराबर आते तब तो ये नियम पूर्णांकों का सत्य माना जाता, लेकिन चूंकि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं कि धन पूर्णांकों में योग पर वितरण नियम जो है असत्य होता है, क्योंकि उसके दोनों पक्ष बराबर नहीं आते। इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिखाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि धन पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो पहले हम धन पूर्णांकों के लिए नियम जान लेते हैं कि धन पूर्णांकों में क्या नियम है। तो पहला हमने आपको पढ़ाया था कि धन पूर्णांकों में योग के नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो योग का क्रम विनिमय नियम बच्चों कहता है कि अगर दो पूर्णांक हैं धन पूर्णांक, तो अगर इसको हम जोड़ें और इधर क्रम बदल दें, जैसे जो पहले है उसको बाद में कर दें और जो बाद में उसको पहले कर दें, तो यहाँ बन जाएगा b प्लस ए। अगर इस तरह से दो पूर्णांकों के योग में इधर का मान बराबर आता है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि धन पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है? यूनिक होता है या अद्वितीय होता है। अब यहाँ अगर हम दो पूर्णांक कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं ले रहा हूँ वही ले सकते हैं, आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। अगर a बराबर मैं 3 ले लो और b बराबर 5 ले लो, तो अगर यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ आएगा 3 धन 5 बराबर 5 धन 3। अब देखिए इसकी भी वैल्यू 8 आई, इधर की भी वैल्यू 8 आई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि योगात्मक जो नियम होता है वो अद्वितीय होता है। इस तरह से दिखा सकते हैं कि चूंकि दोनों पक्ष बराबर हैं इसमें, इसलिए योगात्मक नियम जो है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक छांटिए। निम्न संख्याओं में धन पूर्णांक छांटिए। अब पहला है
8 माइनस 6, 8 माइनस 6, यहाँ तक 1 है। फिर 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, ये भी 1 है। फिर है 1 भागे 3, फिर है माइनस 3 गुणे 4, माइनस 3 गुणे माइनस 4। फिर है 8 भागे 2, 8 भागे 2। फिर है ऋण 5 गुणे 3, ऋण 5 गुणे 3। और अगला है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब इसमें हमको ये बताना है कि कौन से पूर्णांक धन है। तो हमें देखिए, अगर इसको आप हल करोगे 8 माइनस 6, ठीक, तो इसका मान क्या आएगा? ये बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह विपरीत है, तो बड़ी में से छोटी क्या होगी? घट जाएगी। तो 8 में से 6 गए, 2 आएगा। ये धन पूर्णांक बिल्कुल है। इसमें करेंगे तो माइनस 3 आएगा। देख ले हैं आप, धन पूर्णांक नहीं है, ये है। इसमें जब भाग देंगे 1/3, इसका मान 0.3 आएगा, ये भी धन पूर्णांक नहीं है। इसका जब गुणा करेंगे बच्चों, तो माइनस माइनस का गुणनफल क्या होता है? प्लस, और 3 चौक 12, तो ये भी धन पूर्णांक है। 8 में 2 से भाग देंगे, ये भी 4, ये भी धन पूर्णांक है, ये भी है। -5 में 3 से गुणा करेंगे, -15 आएगा, ये नहीं है। और 5 गुणे 3 से गुणा करेंगे, 15 आएगा, ये भी धन पूर्णांक है। तो इस तरह से आप धन पूर्णांक को छांट सकते हैं कि कौन से धन पूर्णांक है और कौन से धन पूर्णांक नहीं है। तो आज हम लोगों ने किया प्रश्नावली 1B, जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है। अगर इसमें कोई आपको पीछे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे अगले दिन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1C, और जिसको हमने अभी कल आपको पढ़ाया था, उस पे दशमलव प्रसार है, परमेय संख्याओं का निरूपण है, परमेय संख्याओं के बीच अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना। परमेय संख्याओं में आपको दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसको भली भांति देख लीजिए और उसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 1C। तब तक आप लोग घर पे ट्राई करिए और जो प्रॉब्लम होती है उसे पूछिए, तो फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।